हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था कल क्लास के अंदर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि जीएसटी वुड बी चार्जेबल ओनली इफ देयर इज सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा और यदि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमने बात की थी 3 पॉइंट, दे आर 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है, उसमें 8 आइटम कौन कौन से? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। लेकिन ये 8 आइटम्स एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं क्योंकि सचेज दिया हुआ है, और ये 8 आइटम तभी सप्लाई माने जाएंगे यदि कंसिडरेशन होगा नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए सप्लाई होना चाहिए, तब तो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। पॉइंट नंबर बी में हमने बात की थी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। यदि कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई नहीं है। लेकिन चाहे बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाए चाहे पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया जाए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एनी कंफ्यूजन? फिर हमने कल क्लास के अंदर स्टार्ट किया था पॉइंट नंबर थर्ड में हमने बात की थी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 इवन विदाउट। लेकिन उसमें कितनी एक्टिविटीज है? 4 एक्टिविटीज है। तो ये जो 4 एक्टिविटीज है इवन विदाउट कंसिडरेशन वो भी सप्लाई मानी जाएगी, जिसमें हमने कल एक पॉइंट कल क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड और टेकन। जिन पर आपने आईटीसी ले लिया, ऐसे बिजनेस एसेट को यदि आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना। अपन जो 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं किसके रिगार्डिंग है? सर चारों पॉइंट के अंदर ये बात याद रखनी है, इवन विदाउट कंसिडरेशन है तो वैसे सप्लाई मान लिया जाएगा। यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई माना जाएगा, और यदि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं हम, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन आरपी। सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि रिलेटेड पर्सन किन किन को बोला जाएगा, जो हम आगे बात करेंगे। आरपी रिलेटेड पर्सन, हम सारे वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। और डीपी, डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस के पर्पज के लिए रिलेटेड पर्सन के बीच में यदि कोई भी सप्लाईज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है बिजनेस होना चाहिए। घर में रिलेटिव्स को जो दिया जाता है ना, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो सप्लाईज की बात नहीं हो रही। वो क्या है? बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस। तो यदि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपके किसी फ्रेंड का या आपके किसी छोटे भाई का, मोटे भाई का, लड्डू भाई का, मोटी बहन का, छोटी बहन का, मतलब समझ में आ रहा है? गिफ्ट हुआ तो आपने, मतलब गिफ्ट क्या, बर्थडे हुआ तो क्या किया आपने? गिफ्ट दे दिया। तो गिफ्ट दिया तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, बिजनेस थोड़ी हुआ, वो बात नहीं करे। यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज देते हो, किन के बीच में हो रहा है? रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट पर्सन बताने वाला हूं 1 मिनट बाद, ब्रीफ, बाकी जो सेक्शन 25 में आ जाए कि डीपी क्यों बना। तो जो भी रिलेटेड पर्सन है और जो भी डीपीज हैं जो सेक्शन 25 के अंदर स्पेसिफाइड है, उनके बीच में जो भी सप्लाईज की जा रही है, ये जो बिजनेस पर्पज के लिए इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो क्या होगा बेटा? सप्लाई माना जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, हेड ऑफिस टू ब्रांचेस यदि आप बात कर लो, या यार कोई भी रिलेटेड पर्सन के अंदर बात कर लो, फॉर एग्जांपल जो भी दो सेम फर्म्स हैं या जो भी किसी तरीके से कनेक्टेड बिजनेस फर्म है, तो प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जीएसटी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तुम पैसा मत दो, घर की तो बात है, देख लेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रिलेटेड पर्सन, और यदि रिलेटेड पर्सन के बीच में यदि कोई भी सप्लाईज होगी तो चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी हुआ तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना। और ये बताने की जरूरत नहीं है, यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तब तो क्या होगा? सप्लाई।
there is a dealer A, there is a small Mr. A, there is a dealer A और small Mr. A, और यदि डीलर ए ने क्या किया, स्मॉल मिस्टर ए को क्या किया, सप्लाईज की, दैट इज द ओप्पो A5, देयर इज नो कंसिडरेशन। तो यदि कोई भी सप्लाईज की जाती है, बिजनेस के अंदर डीलर है तो बिजनेस में नहीं हुआ ना, उसका काम है सप्लाईज करना। तो यदि आपके द्वारा कोई भी सप्लाईज यदि की जाती है तो बिजनेस से यदि आप कोई भी सप्लाईज करते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, और यदि आप रिलेटेड पर्सन हो आपस में, तो क्या होगा बेटा, वो सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ मिल नहीं रहा। क्योंकि अभी हमने पॉइंट नंबर ए और बी में क्या बात की थी कि यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज देते हो बदले में कुछ समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यदि समथिंग रिटर्न कुछ नहीं भी आया तो क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन मतलब जो आपस में कनेक्टेड, डिटेल में आगे देखेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन ये वर्ड क्यों आया है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 25 किसका है। जो सेक्शन 25 है वो रजिस्ट्रेशन वाला है। किसके रिगार्डिंग है बेटा, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। चलो नहीं, एक बार डिवाइस को म्यूट कर देना बेटा। रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर क्या कहता है वो थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको क्लियरली दिया हुआ है कि देयर इज ए पर्सन ए फ्रॉम राजस्थान, बी इज फ्रॉम मुंबई। तो सप्लायर कहां का है, राजस्थान का, और मुंबई में रेसिपिएंट है। इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसका एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, दैट इज इन द राजस्थान, रेसिपिएंट कितने उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेसिपिएंट इसका कोई लोकल भी होगा, रेसिपिएंट इसका इंटर स्टेट भी होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है, ए जो बंदा है उसके कितने ऑफिस है, एक ही ऑफिस है, कहां पे, तो उसने रजिस्ट्रेशन कहां कराया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2। हम थोड़ा सा भटक गए, लेकिन डीपी बताने के लिए भटकना पड़ेगा क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा बेसिक लेना पड़ेगा। यदि ए राजस्थान में उसका वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, इस ए का ही, बी की बात नहीं कर रहा हूं, रेसिपिएंट से मुझे क्या मतलब है, तो ए के नंबर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं इंडिया में, सर क्यों नहीं हो सकते सर। आप रिलायंस कंपनी की बात करो, सर यार नंबर ऑफ कंपनी उसकी जगह जगह क्या है, ब्रांचेस है। तो यदि किसी सप्लायर के नंबर ऑफ यदि प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो एक पर्सन है, उस पर्सन के 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक राजस्थान में और एक मुंबई में। मैं रेसिपिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं बेटा। तो जो सप्लायर है ना भैया, उसके कितने प्लेस ऑफ बिजनेस है, 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक राजस्थान में और दूसरा महाराष्ट्र मुंबई में। तो जब राजस्थान में हो तो जितना सप्लाई आप राजस्थान से करोगे राजस्थान में जीएसटी पे करोगे, और जितना सप्लाई मुंबई से करोगे तो मुंबई में जीएसटी पे करोगे। तो आपको जीएसटी एक लेना पड़ेगा या अलग अलग। मिताली अग्रवाल, यदि ए के 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, यदि ए के 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में और एक प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, तो इसको रजिस्ट्रेशन एक करवाना पड़ेगा या अलग अलग कराना पड़ेगा मिताली। सर अलग अलग। वेरी गुड सर, राजस्थान में भी जीएसटी पे करेगा, याद करने वाली बात ही नहीं, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम समझा के। फिर राजस्थान में तो 8 जीएसटी पे करूंगा, मुंबई में हूं तो महाराष्ट्र जीएसटी पे करूंगा, एम जीएसटी। अब इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं, पढ़ाई करनी नहीं होती, पढ़ाई सिर्फ अभी करनी होती। तो ऐसा इससे क्या होता है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया होगा तो बच्चा क्या बोलता है, सर दिमाग फट रहा है, कुछ याद ही नहीं किया तो दिमाग फटेगा क्यों। तो आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि कुछ याद ही नहीं करना पड़े, समझ रहे हो बात। क्योंकि यदि आप रिटेन करोगे तो लास्ट में जाते जाते क्या होगा, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो रह गया, वो रह गया। तो गलती से क्या होगा, जो चैप्टर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपके अंदर एग्जाम जाने से पहले टेंशन हो जाती है। रिजल्ट के लिए आपका पढ़ने का तरीका भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप पढ़ कैसे रहे। तो इसका मतलब रिलैक्स होके पढ़ो, और आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जब मन करे ना तो प्रोविजन बनाने की आदत डालते हैं। बेटा ये प्रोविजन क्यों बनाए, नहीं 20% केसेस में हम भी बोलेंगे रट्टा मार,
नहीं 80% केसेस ऐसे हैं जहां मैं बोलूंगा बेटा कुछ पढ़ना ही नहीं, आपको खुद बना लिया, क्योंकि आर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, महाराष्ट्र जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसका एक रजिस्ट्रेशन आर होगा, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र। बंदे कितने, एक या दो? एक ही है ना, पर्सन तो एक ही है ना। ए हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हो, पार्टनरशिप फॉर्म में हो, या कंपनी फॉर्म में, वो अलग बात है। आपने किस फॉर्म में अपना बिजनेस किया वो अलग बात है, लेकिन जो पर्सन है वो तो एक ही है ना। लेकिन जीएसटी नंबर कितने, एक होते हुए भी जीएसटी के पॉइंट से कितने पर्सन हो गए, अलग अलग। अलग अलग को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा सर डिस्टिंक्ट क्यों बोला, डिस्टिंक्ट इसलिए बोला क्योंकि मैं और तुम तो है ही, मैं और तुम एक ही, अलग अलग है सर, हम तो अलग अलग है ही ना सर, आप हमें। लेकिन यदि चिन्मय ट्रेडर्स की एक ब्रांच जयपुर में और एक ब्रांच यदि पूना में हो, तो हम अलग अलग है या एक है, हम एक है, लेकिन जीएसटी के पर्पज से हम अलग अलग है। मेरा पूना के अंदर अलग रजिस्ट्रेशन होगा और मेरा जयपुर के अंदर, समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे जीएसटी के पर्पज के लिए जब आपके दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो ये पर्सन जीएसटी के पर्पज के लिए क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। तो यदि राजस्थान की ब्रांच, यदि मुंबई की ब्रांच को यदि कोई भी सप्लाईज करे इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। आई लव जीएसटी, जीएसटी मजा आ जाता है, इतना प्यारा सब्जेक्ट। मैंने बोला कि थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारा फोकस रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सेक्शन 25(1) क्या कहता है, लेकिन अभी फिलहाल बताना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट बता देता हूं कि यदि ए का एक ऑफिस, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, एक प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में और एक प्लेस ऑफ बिजनेस उदयपुर। नाम सुना है किसी ने उदयपुर? बेटा उदयपुर खाया तो नहीं ना सर, खाने की चीज तो सर, प्लेस है, कुछ भी बोलता है तो ठीक है। ये दो प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या एक क्या है, दो प्लेस ऑफ बिजनेस है। कितने प्लेस ऑफ बिजनेस है बेटा, एक जयपुर में है और एक उदयपुर में, दोनों अलग अलग स्टेट में। इतना तो पता होना चाहिए, तो जयपुर राजस्थान में आता है और उदयपुर भी राजस्थान में आता है, तो दोनों की दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही स्टेट में है। तो यहां पे अभी मैं बता नहीं सकता रीजंस, चैप्टर नंबर 5 हमारे कंपाइलर के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 रूल नंबर 11, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो जब रूल नंबर 11 का पोस्टमार्टम करूंगा ना तब बताऊंगा। अभी फिलहाल आंसर दे देता हूं कि यदि आप एक ही स्टेट में हो तो रजिस्ट्रेशन आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन आप चाहो तो आप सेपरेट भी करा सकते। मतलब जयपुर उदयपुर एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आप क्या करो, आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करा लो। क्या करा लो बेटा, सिंगल, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन होगा दोनों का, दोनों का मतलब जयपुर का और उदयपुर का एक ही रजिस्ट्रेशन करा लो, एक को बना दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो दूसरा वाला है वो क्या बन जाएगा, एडिशनल। क्या बन जाएगा, एडिशनल रजिस्ट्रेशन एक। लेकिन आपको चाहिए, रूल नंबर 11 में कुछ कंडीशन दे रखी है कि यदि एक ही स्टेट में होने के बावजूद, एक ही स्टेट में होने के बावजूद यदि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यदि आप रूल नंबर 11 की कंडीशन फुलफिल करो तो। मैं बता सकता हूं लेकिन भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट, हम फोकस्ड बहुत है, जो हमारा पर्पस होता है उसी पर रहते हैं। हमारा पर्पस क्या था, डीपी था, तो डीपी के लिए जितना रेलिवेंट है उतना बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बता दूंगा कि रूल नंबर 11 की ऐसे क्या कंडीशन है, यदि आप फुलफिल कर लेते हो तो एक ही स्टेट में जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है उनके लिए आप क्या कर सकते हो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। यदि सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया तो वो डीपी, सर वैसे भी ए तो ए ही होता है, ए फॉर ए, तो ए, तो वैसे तो ए एक ही है। और जीएसटी में भी यदि आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया तो कितने लोग हैं, दो या एक, सर सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया ना तो जीएसटी में भी आप एक ही हुए ना। तो यदि आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है और एक ही स्टेट में दो प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप क्या हो, डीपी नहीं हो। लेकिन यदि आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराया, जयपुर के लिए अलग और उदयपुर के लिए अलग, तो आप वैसे ए, मतलब एक ही पर्सन, लेकिन जीएसटी के पर्पज के लिए
दो जीएसटी नंबर आएंगे ना, क्योंकि आपने जयपुर में भी रजिस्ट्रेशन कराया है और उदयपुर में भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपके दो जीएसटी नंबर होने की वजह से दो अलग अलग पर्सन हो गए। तो अलग अलग को क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट। यहां पे रीजन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे मतलब सेक्शन 7(1) में, सेक्शन 7(1) बोलता है कि डीपी हमसे मत पूछो। डीपी कहां दिया हुआ है? सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 में जाके हमने समझ लिया, बाकी जब सेक्शन 25 डिटेल में पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है? ब्रांचेज। ये कभी कभी हम बोल देते हैं ब्रांचेज वर्ड भी बोल देते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ब्रांचेज क्यों? क्योंकि द रीजन बिहाइंड राजस्थान और मुंबई को आप क्या बोलोगे? ब्रांचेज ही तो बोलोगे, एड ऑफिस टू ब्रांच, ब्रांच टू एड ऑफिस, या ब्रांचेज ब्रांचेज। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में? जल्दी से बोलो बेटा। आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि यदि रिलेटेड पर्सन के बीच में और यदि ब्रांचेज या एड ऑफिस टू ब्रांच या ब्रांच टू एड ऑफिस, यदि उनके दो अलग अलग जीएसटी नंबर हैं, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आपने सप्लाई किया है वो सप्लाई माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये बार लिख लो बेटा, क्योंकि मैं रिमूव करूंगा, ये उसमें आएगा नहीं क्योंकि मुझे रिमूव करना पड़ेगा। फटाफट राइट डाउन एवरीवन। ये वैसे भी आगे आएगा सेक्शन 25 में, लेकिन फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए डीपीज कैसे बना। डीपी बना ड्यू टू द रीजन ऑफ मल्टीपल स्ट्रेस। हाँ, ओनली पॉइंट नंबर 3, जब आपका सेम स्टेट में, कंपल्सरी नहीं है कि मुझे मल्टीपल ही लेना पड़ेगा। मैं चाहूं तो मल्टीपल ले सकता हूं, मैं चाहूं तो सिंगल ले सकता हूं। लेकिन यदि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस यदि अलग अलग स्टेट में पॉइंट नंबर 2 में हो, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज। सप्लाई की मर्जी। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट भी आता है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला ना बेटा रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना था ना सर, फिर भी डाउट आ गया तो बता दो ना सर। डाउट ये आ रहा है सर क्या रीजन से पॉइंट नंबर 3 में कि वो सिंगल रजिस्ट्रेशन की बजाय मल्टीपल ऑप्ट करे। ये जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि डीपी क्या होता है। जब आपके दो जीएसटी नंबर हो, चाहे रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस वजह से आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुए। तो जब आपके दो जीएसटी नंबर हो, माना कि पर्सन एक ही हो, तो वो हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन। अरीजा जैन, अरीजा जैन एक बार जल्दी से पॉइंट नंबर बी मुझे वापस से बता दो, फटाफट जल्दी से बेटा। अरीजा जैन पॉइंट नंबर बी क्या है? हाँ सर रीड आउट करना है या फिर एक्सप्लेन? रीड आउट कर दो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही नहीं रहा, तो रीड आउट करो। हम पॉइंट नंबर बी क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अगर होते हैं या फिर दोनों का होता है बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, तो फिर अगर चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, अगर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के इसमें एक लाइन ऐड करनी है, इट शुड बी सप्लाई, इट शुड बी, इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो सप्लाई के अंदर कवर्ड होगा। या रिटर्न बाय एवरीवन। आप चाहो तो जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बाद में आराम से लिख लेना। राइट, ये हेड ऑफिस मुंबई का है, ये हेड ऑफिस मुंबई का है, और ये ब्रांच जयपुर की है। कौन सी कंपनी? नाम आपको दिख ही रहा होगा, एलजी। एलजी के रसगुल्ला भी तो आते हैं। मजाक करते आता है। एलजी रसगुल्ला नहीं बनाता, क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। तो एलजी हेड ऑफिस मुंबई में और ब्रांच जयपुर में है। तो एलजी ने ये मोबाइल नहीं सर, रेफ्रिजरेटर है। हाँ, तो ये एलजी का जो हेड ऑफिस है उसने रेफ्रिजरेटर अपनी ब्रांच जयपुर के अंदर ट्रांसफर किया, तो ऑब्वियसली हेड ऑफिस टू ब्रांच है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो भी सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई के अंदर कवर होगा।
तो अभी तक पॉइंट नंबर बी तो हमें समझ में आ ही गया। अब पॉइंट नंबर बी समझ में आ गया तो हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक बार रीड आउट कर देता हूँ, रीड बाद में करेंगे, पहले कुछ जनरल बातें करते हैं, आपको याद भी आ रहा होगा इसलिए मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा याद करना, मैं आराम से बताऊंगा, जल्दी नहीं है। एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लिखा है ये आगे आएगा, लेकिन इंटर रिलेटेड होने की वजह से बीच में टपकाना पड़ रहा है। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बेटा, आप यदि पढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, उसमें एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय दिया है, तो बच्चों के दिमाग में आता है सर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कहाँ गया, तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया पॉइंट नंबर 1 पढ़, ये आगे आएगा। याद भी आ रहा होगा सर, नेगेटिव लिस्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 3 में क्लियरली दिया है, पहला पॉइंट यही है। तभी शेड्यूल 3 थोड़ी पढ़ा रहे हो, शेड्यूल 1 पढ़ा रहे हो, लेकिन इंटर रिलेटेड होने की वजह से हम शेड्यूल 3 में पहुंच गए। हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब हम कोई भी लो वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई भी प्रोविजन सेपरेट नहीं पढ़ा जाता, प्रोविजन को कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 क्या कहती है? शेड्यूल 3 ये कहती है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज दी, क्या सर्विसेज दी, क्या सर्विसेज दी, सुबह 9 बजे आता है, रात में 8 बजे जाता है, उसके बदले ये एम्प्लॉयर उसको एवरी मंथ 50,000 रुपीज देता है। सर नहीं समझ में आया, हेलो क्या बेटा? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बोला कि आओ आपको मेरी कंपनी में इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, आप मेरे एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक वर्ड भी सुना होगा, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट, कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज काम करके देता है और एम्प्लॉय उसके बदले क्या देता है? चार्टा नहीं पैसा देता है, या परक्विजिट भी देता है, इनकम फ्रॉम सैलरी याद कर लेना। अब इससे ज्यादा पूरा सैलरी पढ़ूंगा नहीं, तो सैलरी में याद आ रहा होगा, बेसिक सैलरी 15,000 रुपए की, फिर आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये कुछ याद आ रहा होगा। हम तो यहाँ पे जीएसटी पढ़ने के लिए आए, सैलरी पढ़ने के लिए नहीं है। तो जब इनकम टैक्स की बात आएगी तब याद करेंगे, लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि एम्प्लॉय बहुत सारे दे देता है। तो क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को काम करके दिया कि आपका महीने भर आपका काम करेंगे, उसके बदले में 50,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी, ये सर्विसेज नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब बीच में ये क्यों पढ़ा रहा हूं सर? आपको तो ये पढ़ाना था कि सप्लाई क्या है, बताना था, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए भटक गया। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि क्या सप्लाई नहीं है, क्लियरली दिया हुआ है बेटा। कहां मिलेगा ये? शेड्यूल 3 में। कहां मिलेगा ये? मुझे पता है, अभी हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, पता है मुझे शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल 3 बीच में टपका तो लिंक कर दिया। तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है बेटा? शेड्यूल 3 बोलता नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट बोलता है बेटा, 8 पॉइंट है, बाद में देखेंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 भी टारगेट नहीं है। शेड्यूल 3 में एक पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी, एम्प्लॉयर सर्विसेज देता है या एम्प्लॉय देता है? सर एम्प्लॉय देता है ना, एम्प्लॉय देता है ना, हाँ सर एम्प्लॉय देता है। एम्प्लॉय बोलता है भैया मैं सुबह से लेकर आता तक काम करता रहता हूँ, उसके बदले मेरे को क्या देने का? या तो मनी के फॉर्म में पैसा देने का या काइंड के फॉर्म में। परक्विजिट बोलते हो उस काइंड को, क्या बोलते हो ना? परक्विजिट, याद आ रहा हो? तो एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी उसके बदले कंसिडरेशन मिल रही है,
फिर भी ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके यदि कोई सर्विसेज दी तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये हम आगे और बात करें, लेकिन एक बार समझ में आ गया। क्या समझ में आया बेटा? जितना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विसेज देता है, वो कभी भी सप्लाई नहीं है, वो कभी भी सप्लाई नहीं है। ये अट गया, पॉइंट नंबर 1 अट गया। पॉइंट नंबर 2 पे जाओ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत डिटेल्ड में पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं, एक एक वर्ड ओपन करके पूरा पोस्टमार्टम। हम सीआईडी से कम नहीं। सीआईडी में भी देखा होगा पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी का। नहीं, मैं यहाँ पे बॉडी पर पोस्टमार्टम नहीं करता, प्रोविजन पे पोस्टमार्टम करता हूं। एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को मोबाइल दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को मोबाइल दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में दिया हुआ था। नीचे नीचे देखो, नीचे क्या पॉइंट नंबर 1, इसलिए मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया, क्योंकि मुझे आज पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। आज कभी डाउट आएगा ही नहीं जिंदगी में, कितना भी इफ एंड बट लगा देना। तो पहले पॉइंट नंबर 1 से बनाए सारी कहानी, पॉइंट नंबर 1 से बनाए, पॉइंट नंबर 2 भी, इसलिए पॉइंट नंबर 1 बीच में पढ़ाना पड़ा शेड्यूल तक। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को काम किया, बोला मैं आपके यहाँ पे काम करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर दे रखा है कि आपको हम 30,000 रुपए महीने का देंगे, उसके अलावा हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, कार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में दिया था कि एम्प्लॉय जब महीने का काम करेगा तो एम्प्लॉयर उसको क्या देगा? लैपटॉप देगा। क्या देगा? तो ये लैपटॉप दिया, किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर ने लैपटॉप दिया। देखो गुड्स जा रहा है, सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो एम्प्लॉयर ने लैपटॉप दिया, किसको लैपटॉप दिया? एम्प्लॉय को। किसकी वजह से दिया? इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सप्लाई नहीं है, पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, क्योंकि वो सर्विसेज के साथ कनेक्टेड है। किसकी वजह से? एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दी, उस सर्विसेज की वजह से एम्प्लॉयर ने क्या दिया? लैपटॉप दिया। तो वो कभी भी सप्लाई नहीं है। बोलो सप्लाई नहीं, इसलिए पॉइंट नंबर 2 बनाया। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे, क्या वर्ड यूज किया मैंने? तो गिफ्ट भी क्या होता है? इन द कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट होता है। गिफ्ट भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट होता है। और कल की क्लास में क्या 4 दिन से मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक नंबर का झूठा हूं। जब भी मैं कोई जनरल वर्ड बोलता हूं तो मैं कुछ भी बोल देता हूं। तो मेरी क्लास में एक बात और याद रखनी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरी बातें ध्यान से सुननी है। और मेरी बातों में वो होता ना क्या, हाँ जी, चिन्मय सर बोले तो हाँ जी, चिन्मय सर बोले तो हाँ जी, हाँ जी, इतना बड़ा इंसान 15 साल से पढ़ा रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो झूठ थोड़ी बोलेगा। मैं हूं झूठा, मैं कुछ भी बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है। मैं अपने बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आई नेवर बिलीव इन टीचिंग, आई बिलीव इन 2 वे कम्युनिकेशन। आई बिलीव इन कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उनका दिमाग ओपन हो। मेरा दिमाग तो ऑलरेडी ओपन है। करना क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलप करना है। क्या करना है बेटा? इंटेलेक्चुअल डेवलप करना है, मुंडी नहीं लानी है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, दिमाग पे जोड़ दो एज ए लेमन। ये मत हो मैं टैक्स पढ़ रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है। बातें करने आए, क्या डिफिकल्ट है? गप्पे मारने आए। तो पहले तो मेरी बात में, मेरी क्लास में जब भी पढ़ो ना तो रिलैक्स होकर पढ़ाओ करो। ये पढ़ो, टैक्स है, फैकोलॉजी नहीं कर सकते, 100% फैकोलॉजी कर सकते हो मेरी क्लास में। रिलैक्स। तो वापस से बात कर, गिफ्ट इन दी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट होता है नहीं होता है? कॉमन सेंस अप्लाई करना। बाजू में एलन है, एलन का बच्चा भी बता देगा सच, जबकि वो 11th-12th का साइंस का बच्चा है। गिफ्ट इन दी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में आता है कि अर्शिता गोयल? अर्शिता गोयल, गिफ्ट Yes, क्या sir. होता है? गिफ्ट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट अर्शिता, जब हम किसी को वॉलंटरी अपने इच्छा से कुछ देते हैं, उससे खुश होके। गिफ्ट मजबूरी नहीं होता है साहब।
देना ही पड़ेगा, गिफ्ट तो नहीं हुआ फिर वो। गिफ्ट जनरली बोलो, गिफ्ट अपनी इच्छा से आप कुछ भी बोलो, किस कभी आपका मन हो डिफाइन करने का, गिफ्ट दे रहा हूं तो गिफ्ट क्या है, देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। कौन बोलता है ऑब्लिगेशन है? गिफ्ट ऑब्लिगेशन होता है बेटा? गिफ्ट तो प्यार अपनी इच्छा से होता है, वॉलेंट्री होता है। और जो वॉलेंट्री हुआ तो पॉइंट नंबर 1 में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में क्या वर्ड है? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब समझे कि नहीं समझे बात? Yes, अब यहाँ पे sir. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 के अंदर गिफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जनरल वर्ड है। गिफ्ट अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री, नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यदि एम्प्लॉयर क्या बेटा? एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी इच्छा से, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी इच्छा से यदि कोई भी गिफ्ट दिया, अच्छी बात है, गिफ्ट देने दो, वैसे एम्प्लॉयर पूरा खा जाता है एम्प्लॉय को। तो जो गिफ्ट दिए एक एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय देखना है आपको और पर ईयर देखना है। और यदि ये गिफ्ट का अमाउंट यदि मोर देन रुपीज, कितना है बेटा? 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर। अरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी गिफ्ट दिए, कितने अमाउंट की बेटा? 50,000 रुपीज के अबव के। और गिफ्ट मतलब नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गिफ्ट क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, अपनी इच्छा से होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है। गिफ्ट हमेशा बिना कंसिडरेशन ही होता है। आज फॉर एग्जाम्पल बच्चों को क्लास में पढ़ा, ये बच्चे ने मुझे 40,000 रुपए दिए और बोले चलिए ये गिफ्ट ले लो, चाहना पड़ेगा तेरे, गिफ्ट ले लो। किस बात का गिफ्ट? जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम मुझे क्या दे रहे हो? तुम गिफ्ट वर्ड यूज नहीं करते, क्या बोलते हो? फीस। और जो फीस देने के बाद भी बच्चा यदि वॉलेंटरी कुछ दे दे, यही गोवा की स्टूडेंट थी हमारे पास, 2014 में पढ़ के गई थी, तो एग्जाम जब उसका रिजल्ट आया तो वो गोवा से काजू लेके आई, मुझे पता नहीं था कि गोवा की। तो ये क्या हुआ? मैंने थोड़ी बोला था कि काजू लेके, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो गोवा की बच्ची। तो जो काजू लेके आई तो वो क्या था? नॉट इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन थोड़ी था, अपनी इच्छा से लिया सर, काजू खा के देखो, हमारे गोवा के फेमस होते। क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? गिफ्ट दिया जा रहा है बेटा, गिफ्ट दिया जा रहा है। और गिफ्ट का मतलब माइंड में याद रखना, वॉलेंट्री, नॉट इन कंसिडरेशन, नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयर ने किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। पर एम्प्लॉय देखना है, पर ईयर देखना है। तो एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दिया, कितने तक का दिया? 50,000 रुपीज से ऊपर तक के जितने भी गिफ्ट दिए, तो यदि 50,000 रुपीज से ऊपर के जितने भी गिफ्ट दिए तो वो सप्लाई माना जाएगा। नंबर 1 एग्जाम, एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को 48,000 का गिफ्ट दिया इन ए ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर। क्या ये सप्लाई है या नहीं? ये सप्लाई नहीं है। और यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दिया, यदि वो 53,000 रुपीज का है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो क्या वो गिफ्ट है? गिफ्ट नहीं, क्या वो सप्लाई है? यस। कितने का दिया बेटा? 53,000 रुपीज का यदि आपने कोई भी गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? मोर देन रुपीज 50,000। तो फिर दूसरा डाउट दिमाग में आ रहा है बेटा, क्या कितने अमाउंट का सप्लाई माना जाएगा? पूरा अमाउंट। क्या बोला मैंने? मतलब एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को 48,000 रुपए का गिफ्ट दिया तो कुछ भी सप्लाई नहीं है। और यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 53,000 रुपीज का गिफ्ट दिया तो पूरा का पूरा 53,000 रुपीज सप्लाई के अंदर कवर्ड होंगे और बाकी वैल्यू के अंदर और पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन एक बार तो कर दिया। ये भी जल्दी से लिख लो बेटा, क्योंकि रिमूव करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से, एक बार ज्यादा टाइम सेव होगा, घर पे बढ़िया से नोट्स बनाते हैं। ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। और हमें सारे कंसेप्ट को चार्ट फॉर्म में रखना है, मैंने पहले ही बोला, जिससे ये रिटेन रहेगा आपको। एक बार रीड कर देते हैं एवरीवन कि क्या सेंटेंस दिया हुआ है। हाउएवर
गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, किसने किसको दिया? बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय shall not be treated as a supply of goods or services of both। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपीज से ऊपर तक का यदि कोई गिफ्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वही सप्लाई के अंदर कवर्ड। ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। मजा आ रहा है सर, डाउट की तो बात ही नहीं है सर, पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है। लव जीएसटी। मैंने पहले बोला रात में 3 बजे भी यदि जीएसटी पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट इस दुनिया में ही नहीं है। ये एम्प्लॉयर, हमने सोचा जब एम्प्लॉयर की बात करनी है चिन्मय ट्यूटोरियल्स वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट, और इससे तारीफ कर लेनी चाहिए खुद की भी। ठीक है, कम टू द पॉइंट। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय हमारा मुच्छे वाला मुच्छू एम्प्लॉय। ठीक है, हम लिंक मत करना चाहिए मुच्छू एम्प्लॉय किसको बोल लो, ठीक है, मैं मजाक करता हूँ। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को क्या दिया बताइए? क्या है ये? एप्पल। एप्पल खाने वाली एप्पल नहीं, एप्पल बोले तो एप्पल, आपको समझ में आता है, मोबाइल का नाम आता है तो एप्पल आता है। तो 98,000 रुपीज का एप्पल, खाने वाली एप्पल नहीं, वो तो 98 रुपीज की आती है, वही महंगी आती है लेकिन 98 में आ जाती है। 1 एप्पल मोबाइल वर्थ ₹98,000 एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिवन एज ए गिफ्ट नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गिफ्ट का मतलब ही क्या होता है? अपनी इच्छा से, और जब इच्छा से दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता। क्योंकि जब एग्रीमेंट आया तो मैंने एग्रीमेंट के अंदर दिया है कि मैं अपने एम्प्लॉयर को मैं एज ए एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को 98,000 का क्या करूंगा? मोबाइल दूंगा। तो ये गिफ्ट हुआ क्या? नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, आपको देना पड़ेगा एवरी ईयर। तो गिफ्ट मतलब वॉलंटरी, अपनी इच्छा से गिफ्ट दे रहे हो, अपनी इच्छा से। तो एम्प्लॉयर ने 98,000 रुपीज का गिफ्ट जब एम्प्लॉय को दिया तो पूरा का पूरा अमाउंट मतलब 98,000 रुपीज क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एजेंट के थ्रू सप्लाई करते हैं। क्या मतलब? पी बोले तो प्रिंसिपल, ए बोले तो एजेंट, और सी बोले तो कस्टमर। तो प्रिंसिपल कस्टमर को माल बेच रहा है, क्या बेटा? लेकिन प्रिंसिपल डीलर डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच नहीं कर पा रहा। तो इसमें क्या किया हमने? प्रिंसिपल ने पहले एजेंट को माल दिया, फिर एजेंट के थ्रू कस्टमर को माल बेचा गया। तो क्या बोल लो आपस से बताओ? ये लेमैन की बात है, मार्केट में होता है ना, बिजनेस में। मैं गुड्स बेच रहा हूं, सर्विसेज की बात नहीं आ रही यहाँ पे सिर्फ किसकी बात आ रही है? किसकी बात आ रही है? याद करो थोड़ा सा, हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था बेटा? पॉइंट नंबर बी वाला, उनमें गुड्स और सर्विसेज दोनों था। लेकिन अब जो हम पॉइंट नंबर सी की जो बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ गुड्स, सर्विसेज नहीं है। तो यदि प्रिंसिपल ने, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल जो है डीलर है, वो कार का डीलर है, तो कार के डीलर ने क्या किया? कस्टमर को कार बेचने के लिए पहले अपने एजेंट को कार दी, फिर एजेंट के थ्रू कार कस्टमर को बेची थी। तो वैसे माल किसको बेचा गया? प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचा, एजेंट के थ्रू बेचा। किसके थ्रू बेचा? तो पहले एजेंट के पास गया, फिर एजेंट से कस्टमर के पास गया। तो वैसे तो सप्लाई एक ही है, लेकिन जीएसटी क्या कहता है? सुनो बात ध्यान से। जीएसटी बोलता है कि जब प्रिंसिपल से ये एजेंट के पास कार आई, फिर एजेंट ने ये कार कस्टमर को दी, तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को दिया, जब एजेंट कार कस्टमर को बेच रहा है वो तो सप्लाई ए, लेकिन प्रिंसिपल ने जो एजेंट जो भी गुड सप्लाई किया तो ये सप्लाई भी सप्लाई माना। समझ रही है? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा प्रिंसिपल एजेंट को थोड़ी बेच रहा है, वो तो किसको बेच रहा है? प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है आगे। ऐसे लेमैन सोचो, बहुत बड़ा एजेंट हो जाते हैं बहुत सारे, कपड़ों के अंदर भी हो जाता है ना। अभी लॉकडाउन था कोविड की वजह से, तो लोगों ने क्या किया? बोला कि तुम्हारे थ्रू बेच देते।
मतलब हमारी अपनी फैक्ट्री है, हम कपड़े बनाते हैं, तो हमने बहुत सारी लेडीज को बोला क्या करती है तू पंचायती पंचायती कर करके इतने घर तोड़ती हूँ, मजाक कर रहा ना, तो ऐसा माल ही बेच दो हमारा। तो आपने क्या किया, एजेंट रख लिए, उनके थ्रू हमारा क्या होता है, हम कपड़े बेचते होता है, ये होता है। तो प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, एजेंट को बेचना टारगेट नहीं है, एजेंट से कुछ मिलने वाला भी नहीं है उसको, वो तो कस्टमर देगा ना। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया तो विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि वो भी सप्लाई माना जाएगा। मैं कौन सी वाली सप्लाई की बात कर रहा हूं, जब प्रिंसिपल ने एजेंट के थ्रू कस्टमर को बेचा, वो नहीं, प्रिंसिपल ने जो एजेंट को दिया कस्टमर को आगे बेचने के लिए, तो प्रिंसिपल टू एजेंट भी सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट जीएसटी की चेन खत्म नहीं। हम चाह रहे हैं कि जीएसटी लगा दो, बुराई क्या है, आईटीसी मिल जाएगा। प्रिंसिपल ने जब एजेंट को माल बेचा तो एजेंट का जीएसटी लग गया, लेकिन जब एजेंट वापस से कस्टमर को बेचेगा तो एजेंट वापस से क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, तो अगेन क्या मिल जाएगा, तो आईटीसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आईटीसी की वजह से हमने ये बोला कि जितनी भी सप्लाईज हो रही है सब पे नजर रखो, चेन ब्रेक हो जाती है, तो एजेंट को भी डाल दो, किसमें डाल दो, जीएसटी के अंदर। तो प्रिंसिपल जब एजेंट को दे रहा है, वैसे माल बिका नहीं है अभी, माल तो जब बिकेगा जब कस्टमर लेगा और एजेंट के थ्रू बेचा जाएगा। लेकिन हमने पॉइंट नंबर 3 में क्लियर कर दिया, इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 बोलता है कि प्रिंसिपल यदि एजेंट को कोई माल देता है या एजेंट यदि प्रिंसिपल को यदि वापस से माल रिटर्न करता है, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल है और ये मुच्छू भाई हमारे मुच्छर जी एजेंट है जी। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई गुड सप्लाई किया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट फर्दर बेच रहा है, तो प्रिंसिपल टू एजेंट भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। फिर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे यदि कोई माल रिसीव करके एजेंट प्रिंसिपल को जो माल देता है वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। एक बार पॉइंट नंबर रीड कर लो, पॉइंट नंबर 3, supply of goods by principal to his agent, where the agent undertake to supply the goods on the behalf of principal by the agent to principal, agent ने जो principal को दिया वो भी supply माना जाएगा यदि agent क्या कर रहा है, receive the goods on the behalf of, मतलब जो गुड्स प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया, ये गुड्स का सप्लाई के अंदर कवर्ड होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। कितने पॉइंट हो गए, 5, इन्हीं तो हुए, पर क्या रहे, सेक्शन 7(1). सर सेक्शन 7(1) का हम पर क्या रहे, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में दिया हुआ है शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 बोलता है इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाए। मजा आ गया। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा करेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन एक बार पहले पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, फिर ये किसके साथ लिंक तो होगा उसका भी पोस्टमार्टम कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम आधे सीआईडी तो ही बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करते, प्रोविजन का तो करते ही ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पढ़ा था, हम भूलते नहीं है सर, जीएसटी एक बार दिमाग में चले जाता है ना सर, ऐसे चले जाता है जैसे कि कभी बचपन से यही पढ़ रहे। पॉइंट नंबर बी में सर आपने बताया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, याद है? पॉइंट नंबर बी में हमने क्लियर किया था कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे बिजनेस के लिए हो या पर्सनल हो। सर बिजनेस और पर्सनल इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विसेज का इंपोर्ट कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, समझ में आ गया होगा, इवन विदाउट शेड्यूल 1 है ना, शेड्यूल 1 है। अब तो शेड्यूल 1 में वापस से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि अभी तक तो हमने दिमाग में भरा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई तभी है जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन भी कब सप्लाई, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर।
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी बिना कंसिडरेशन सप्लाई हो सकती है यदि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हो बाय पर्सन फ्रॉम ए, आप दोनों आपस में क्या हो, या फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा जो पोस्टमार्टम करते हैं, सर डीपी वर्ड भी तो यूज कर सकते थे, यहाँ पे डीपी क्यों वर्ड यूज नहीं? क्योंकि आप आउटसाइड इंडिया चले गए तो आपका जीएसटी नंबर है ही नहीं, और जब दो जीएसटी नंबर नहीं है तो अपन डीपी वर्ड यूज नहीं कर सकते, मतलब वही ब्रांचेस बताना है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांच, लेकिन डीपी वर्ड यूज नहीं आएगा क्योंकि जीएसटी नंबर थोड़ी लिया होगा अमेरिका के। इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन से यदि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, किससे? रिलेटेड पर्सन या आपकी कोई ब्रांचेस है इंडिया के बाहर, उससे यदि आप कोई सर्विसेज यदि इंपोर्ट करते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इसका मतलब ये हुआ, मैं पोस्टमार्टम दोनों का लीव करता हूं, पोस्टमार्टम करेंगे एक बार, पॉइंट नंबर 4 अलग से पढ़ते, फिर पॉइंट नंबर 4 एक बार पूरा समझने के बाद फिर अपन दोनों को लिंक करेंगे, पॉइंट नंबर बी को और पॉइंट नंबर शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 4, राइट? अभी फिलहाल ओनली पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है उसका एग्जांपल, ये क्या है बेटा? इंपोर्ट तो तभी होगा जो इंडिया के बाहर से होगा, तो ये क्या है? इंडिया। और ये क्या है? ये अमेरिका ही है ना? वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन सी कंपनी मेरा? नाम तो सुना ही होगा, छोटी सी कंपनी, इतनी छोटी सी कंपनी की अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विस का कोई ग्रुप इंडिया के बाहर भी, टीसीएस से तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टीसीएस दिल्ली में भी है, उसका एक ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो इसका मतलब फ्रॉम एनी ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो मतलब टीसीएस किससे सर्विस ले रही है? फ्रॉम एनी ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, इसकी ही एस्टेब्लिशमेंट से, मतलब ब्रांचेस से। तो टीसीएस दिल्ली ने यदि टीसीएस अमेरिका से यदि सर्विसेज को क्या किया? इंपोर्ट किया, और टीसीएस जो बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट करेगी ना, तो बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट किया अपनी कोई ब्रांचेस से, इवन विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। लिख लो, ये सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्लियर और नॉट? क्या तुम जल्दी से बताओ पॉइंट नंबर 4 पे बनने क्या पड़ा? किससे? आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट से या आपकी कोई रिलेटेड पर्सन से इंडिया के बाहर से यदि आपने कोई भी सर्विसेज को इंपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे बिजनेस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? धंधा है भाई, सब धंधा है, तो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना। अब यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे पढ़ना है? आपको ऐसे पढ़ना है कि यदि कोई भी इंपोर्ट किया गया सर्विसेज का, और यदि कोई भी सर्विसेज का यदि इंपोर्ट किया गया, चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो चाहे वो अनरिलेटेड पर्सन हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि कंसिडरेशन है तो। यदि कंसिडरेशन है ना तो दिमाग ही मतलब खत्म, बिजनेस है या पर्सनल है या रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, मतलब ही नहीं, टेंशन लेने को ही नहीं। और इंपॉर्टेंट क्या है? यदि कंसिडरेशन यदि इन्वॉल्व हो रहा है, आपने सर्विसेज यदि इंपोर्ट की, और सर्विसेज का मतलब ही क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब ही आउटसाइड इंडिया। तो यदि इंडिया में यदि आउटसाइड इंडिया से यदि कोई सर्विसेज को इंपोर्ट करता है, यदि बदले में कुछ दिया जा रहा है, तो वो ऑलवेज क्या है? सप्लाई माना जाएगा। खत्म, टेक के नहीं करना। मे बी रिलेटेड पर्सन, may not be related person, may be business purpose और may not be not business purpose, सब कवर्ड है। ये क्लियर है और नॉट? समझ में आया ना? पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? सेक्शन 7(1) में।
इसका एक एक्सेप्शन सप्लाई के पॉइंट से, सप्लाई के पॉइंट का वैसे याद कर सकते हो, इस कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन विदाउट कंसिडरेशन, without consideration import of services सप्लाई माना जाएगा यदि इसको कोई कंडीशन के फॉर्म में बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो दो कंडीशन। एक कंडीशन ये हुआ कि रिलेटेड पर्सन होना चाहिए या आपकी अपनी कोई ब्रांच होनी चाहिए, आपका अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट से आपने इंपोर्ट किया, और एक कंडीशन है दूसरी बिजनेस पर्पस होना चाहिए, और दोनों के बीच में और आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, और तो है ही नहीं। मतलब ये कि सर्विसेज यदि आपने इंपोर्ट की बिना कंसिडरेशन की तो सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो आपका रिलेटेड पर्सन से आपने इंपोर्ट किया हो, अपनी ब्रांचेस से इंपोर्ट किया हो, और वो भी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए किया हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो मजा आ गया। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो फटाफट, इसको मुझे रिमूव करना है फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जो फेस टू फेस है वो भी एक बार मोबाइल से ले लो, क्योंकि लिखने में टाइम होगा। घर पे बढ़िया से नोट्स बना लेना, सारे नोट्स वैसे भी आपके ऐप पे आ जाएंगे। ये तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए आएगा। चलो नहीं रिमूव करूंगा, यही रहने देता हूँ, आपके पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? बाकी कंसेप्ट कल कंटिन्यू करते हैं। आज अपना सेक्शन 7.1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7.1 में हमने बात की सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन है तभी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन देयर आर 4 एक्सेप्शन। चारू एक एक्सेप्शन बताओ, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई का माना जाएगा। चारू खंडेलवाल ऑनलाइन। यस सर। हाँ चारू बोलो, मेरा बात नहीं। चारू खंडेलवाल। यस सर। बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई कब माना जाएगा? 4 पॉइंट है शेड्यूल 1 में, एक पॉइंट जल्दी से बोलो बेटा फटाफट। जब हम अपनी किसी ब्रांच को सप्लाई कर रहे हैं पर्सन और डीपी के बीच में यदि कोई भी सप्लाई किया जाता है, गुड्स का सर्विसेज करो, सप्लाई माना जाएगा। रोना तुम बोलो फेस टू फेस, ना फेस टू फेस वालों को हमसे पूछता ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे सोने दूंगा? बोलो जल्दी से। एक कंडीशन, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सलोनी गुप्ता। सर एम्प्लॉयर जब गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को मोर देन 50,000 रुपीज का, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज से ऊपर का जो गिफ्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। बेटा तुम बताओ। यदि सर्विसेज का यदि आपने इंपोर्ट किया इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ब्रांचेस होना चाहिए, एज वेल एज बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट अर्चिता गोयल। सर अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई गुड्स दिए बेचने के लिए या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को रिटर्न किया है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।